साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। उनका साथ देंगे नहीं देंगे? अरे भाई, आपकी तो सवाल कम से कम हकायक को देखकर तो करो ना। नहीं, हाँ मैं बोल दिया आपका, आप नहीं मेरा मैं आपको सवाल का जवाब दे दिया। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई आप इम्तियाज जलील क्यों हरा है, आप लोग इम्तियाज जलील क्यों हरा है, ये पूछना चाहिए लोगों को। एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको। हाँ, इम्तियाज साहब बोल। महाविकास आघाड़ी के कितने सीट गिराने का टारगेट है? हाँ, महाविकास आघाड़ी की सीट कितने गिराना है, क्या प्लान है आपका, क्या टारगेट? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। सुनिए, एक मिनट ठहरिए। आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो। बात, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि चित करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, बाहर लेके जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूं। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा आपको। मगर हमारी वजह से नहीं टूटा अलायंस। आने वाले क्या बोल, किससे, अब कौन अलायंस करना चाह रहा, हमसे कोई बात करेगा तो हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं हुई अभी किसी से हमारी। हाँ, मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालात मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालात में मोदी नहीं, इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा UAPA का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। एक सवाल ये है कि इन फ्यूचर क्या प्लान है पार्टी का? अब ये बोल दिए ना अंकल, पूरा बोल दिए इनिशियल। अब हाँ, तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, उन्होंने LOP बन गए। ये है। देखिए, मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसमें। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोगों को प्रोग्राम में जाने का भी है, याद रखिए। मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ, याद दिला रहा हूँ, आप याद दिला रहा हूँ। एक आखिरी लोकसभा चुनाव के बाद आप एक बार तो ये जो महायुति में भड़का बैठा है, हाँ, महायुति के साथ अजित पवार साथ में गए, इसलिए महायुति की सीट लोकसभा में अच्छे खासे गिरे। तो आप कैसे देखते हैं महायुति सरकार
देखिए, अब उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में। मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूं, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूं। मैं तो बयान कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा? मैं कब तक अपने आप को ख़त्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाज़त दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। हाँ, 5 साल चलेगी क्या? सरकार गिर जाएंगी, मोदी सरकार। एक बात सुनिए, ये जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज़्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया। बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं ज़रूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले तो अलग अलग जाति, धर्म और मज़हब के लोग जो है वो MIM के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है, आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात होए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह होए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है तो। एक सेकंड, ये सवाल का जवाब। इनका जो सवाल था, ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूं और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा MPs कामयाब हुए मराठवाड़ा में, और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान MP नहीं है। महाराष्ट्र में OBC समाज के MP जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान MP नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का MP जीत कर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई MP नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, एक गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक MP था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है, और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड OBC अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है,
और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आ रहे। तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट, तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। क्या किधर अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूं मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है हम बराबर बात करेंगे, वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। आप बोलो भाई, असद साहब बोल क्या है? हाँ, MIM का हाथ है, अच्छी बात। जो तीसरा सवाल बोलिए। MIM नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप भाई? एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल हो जाने दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज़्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको। लेकर आइए ना बिल आप, और यकीनन मिलना चाहिए जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए वहीं हम स्ट्रांग हो सकते हैं कहाँ कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन यकीनन हम काफी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। बोलिए। एकटे लढणार की कोणाला सोबत घेणार? देखिए, आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है, तो उसको पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा करके उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ कोई बातचीत चालू नहीं है। कुछ दिन पहले मनोज जरांगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो MIM इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोच है मनोज जरांगे जी के इस पर्याय के बारे में? वो इसी आप वर्किंग प्रेसिडेंट है, नहीं, देखिए
MIM को भले ही आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों परिषद के अंदर भी और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी हमने हमेशा से ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका इस्तेमाल सिर्फ है तो वोट बैंक के तहत किया जा रहा है, आप वोट देते रहो, और वही चीज बाकायदा अच्छी तरह से जानते हुए कि लोकसभा के अंदर ये जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को जो वोट मिला है उसके अंदर मुसलमानों का, दलितों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बावजूद भी उनका एहसान चुकाने के लिए विधान परिषद के मौके के ऊपर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और आज तकरीबन 40 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र की हो गई है। तो ऐसे हालात के अंदर मजलिस पूरे महाराष्ट्र का रिव्यू ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के MLA बलाला साहब आए हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है, और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे।